नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के विषय में चर्चा की जाएगी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसमें सभी विकल्पों के विषय में चर्चा की जाएगी, तो आप लोग सभी विकल्पों के विषय में सही से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में लोकटक झील से 53 किलोमीटर की दूरी पर बिशुनपुर जिले में अवस्थित है। देखिए, जो लोकटक झील है वो उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यदि आपसे पूछा जाता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका नाम है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील उसका नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील, जो राजस्थान में अवस्थित है। फिर बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो असम में अवस्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। फिर बात करते हैं सुंदरवन। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। और सुंदरवन जो डेल्टा है वो भारत बांग्लादेश में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका प्राचीन नाम था, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था। यहीं से होकर रामगंगा नदी निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दो नदियां हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो वही नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं जिनके दोनों किनारे पर पर्वत या पहाड़ियाँ होती हैं, अर्थात जो दो पर्वतों या पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती हैं, उन नदियों को कहा जाता है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। और ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। फिर देखिए, जो गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत के चावल का कटोरा गोदावरी एवं कृष्णा नदी डेल्टा को कहा जाता है। भारत की दूसरी ये नदियां हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी है गोदावरी एवं कृष्णा नदी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी और दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य में अवस्थित है। तो आपका आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी पर बांध है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। और इसके बाद में जो कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बांध है तो उसका नाम है अलमाटी बांध। कहा जाता है माटी कृष्ण भगवान ने खाई थी और नाटक करने लगे थे जब उनकी माँ ने कहा था मुंह खोलने के लिए, तो इसीलिए जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में है। तो कृष्णा नदी विवाद भी हुआ था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य 1957 में जल बंटवारे को लेकर। और आपको याद आ रहा होगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सी 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान के अंडर में आती हैं और कौन सी 3 नदियां हैं वो भारत के अंडर में आती हैं। फिर देखिए, बात करते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और इनका जो संयुक्त रूप होता है मेघना होता है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन
डेल्टा। तो भारत का या विश्व का कहा जाएगा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा गोदावरी एवं कृष्णा नदी बनाती है। लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। और इसके बाद में लोहित, तीस्ता, सुवनसिरी और जो बराक ये नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, तीस्ता, बराक, सुवनसिरी हैं। और इसके बाद में आपका जो बराक नदी है, इसको बांग्लादेश में सुरमा कहा जाता है, और ये बांग्लादेश में पद्मा अर्थात गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। फिर देखिए प्रश्न 3 है, इसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश मतलब लैंड लॉक कंट्री, वर्ल्ड बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री, तो इसका नाम है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। और दोहरा भू अवस्थित देश कौन सा है, तो उसका नाम है लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। तो लिechtenstein जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है वादुज। और इसके बाद में उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप का देश है, और जिसकी राजधानी है ताशकंद। फिर देखिए बात करते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है अल्जीयर्स। यहीं से होकर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको प्रधान यामोत्तर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, एक कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। फिर बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को 2 देशों के बीच में अवस्थित है, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड है, और मोरक्को की राजधानी रबात है। फिर बात करते हैं कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा, तो इसका नाम है काली मृदा। काली मृदा को कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा के कारण ही काली कपासी मृदा कहा जाता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से होता है। और काली मृदा को ही रेगुर या लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और इसके बाद में देखिए जो लेटेराइट है, लेटेराइट लेटेराइट की उत्पत्ति लैटिन नामक एक शब्द से होती है, लैटर से, जिसका मतलब होता है ईंट होता है। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है, इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। और लेटेराइट जो मृदा होती है, एक काजू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा मानी जाती है। फिर बाद में बात करते हैं जलोढ़ मृदा। तो भारत के अधिकांश क्षेत्रफल अर्थात भारत के 40% क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद में देखिए जो बांगर होती है, बांगर को कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और जो खादर होता है, खादर को नई जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और ये जो जलोढ़ मृदा होती है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा निर्मित होती हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं और जो भी विकल्प हैं, उन सबके विषय में यदि आपको अच्छे से जानकारी लेना है तो आप जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैं सबके विषय में वीडियो बनाया हूँ। और इसके बाद में देखिए सोलम, तो मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से होती है। सोलम का मतलब होता है फर्श होता है। और इसके बाद में एक बात है कि जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो कुछ लोग मतलब कहते भी हैं और मन में विचार भी होता होगा कि कहीं पे लिखे होंगे, देख के बताते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कोई भी काम किया जाता है, यदि आप सच्चे दिल से कर रहे हैं तो उसमें नुक्स निकालने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि आप कैसे कर रहे हैं तो आप उस कार्य को करिए। लोगों का काम है कहना, तो सुनने की प्रवृत्ति कम रखिए, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके आगे बढ़ने का एक ही तौर तरीका है। तो मुझे पता है, मैं देखिए वीडियो को 1, 2, 3 बार हो जाता है, जैसे यदि बताते समय कुछ भूल जाते हैं तो उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब दिमाग में ये सब कुछ पहले लोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद में ही बताया जाता है। तो इस तरीके से जिसके भी मन में भ्रांतियाँ होंगी तो आप इस भ्रांति में मत रहिए। थोड़ा सा देखिए समस्या है, नहीं तो मैं खुद ही व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाता। फिर देखिए बात करते हैं मृदा का स्टडी। मृदा का अध्ययन कहलाता है
पेडोलॉजी। तो मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। और इसके बाद में बात करते हैं सिस्मोलॉजी। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक मतलब जो भूकंप का अध्ययन होता है उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप जो होता है उसका मापक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। और रिक्टर स्केल इसका प्रमुख स्केल होता है, राशि फेरल भी इसका स्केल होता है। और इसके बाद में बात करते हैं कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है उसका नाम है महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। और इसके बाद में बात करते हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहते हैं। और फिर प्रश्न नंबर जो 6 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो हल्दिया से लेके प्रयागराज तक है। यह 3 नदी प्रणाली गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों पर अवस्थित है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और ये धुबरी से लेकर सादिया तक असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। फिर देखिए रिवाइज कर लीजिए, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में कहा जाता है करलुंग जंगपो या सांगपो। सांगपो का मतलब होता है अर्थ शोधक, प्यूरीफायर होता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप अवस्थित है। और यदि पूछा जाता है आपसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं केप काहिरा। केप काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो मिस्र में अवस्थित है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा। और ये जो मिस्र है नील नदी के किनारे अवस्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसके बाद में नील नदी पर ही आसवान बांध अवस्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि आपसे पूछा जाता विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है तो उसका नाम है सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है तो उसका नाम है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील, उसका नाम है टिटिकाका झील है। अब देखिए प्रश्न 7 है, इसकी बात करते हैं परमाणु बम के जनक। तो ऑटो हान को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। और ये जो परमाणु बम है ये न्यूक्लियर फिजन पर कार्य करता है। फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। तो सबसे पहले परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और इसके बाद में दूसरा भी 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैट मैन था। इसके बाद में देखिए बात करते हैं जे.एल. वेयर्ड। तो टेलीविज़न के खोजकर्ता जे.एल. वेयर्ड को कहा जाता है। और एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर को माना जाता है। जो हाइड्रोजन बम होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है। फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही जब 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं तो सूर्य में ये ऊर्जा देने की जो प्रक्रिया है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। और इसके बाद में स्टीफन विलियम हॉकिंग जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनका निधन हो गया है, इनको आधुनिक का आइंस्टीन कहा जाता है। और जो आइंस्टीन वास्तव में थे उन्होंने ऊर्जा समीकरण दिया था और कहा था जो द्रव्य और ऊर्जा हैं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसका नाम था E = mc²। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8।
जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर सुवर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। टाटा नगरी, टाटा जो नगरी है जमशेदपुर है, ये झारखंड में अवस्थित है। फिर बात करते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। और देखिए गोवा की सबसे बड़ी जो नदी है जुआरी नदी है। फिर बात करते हैं पेरियार नदी। जो पेरियार नदी है ये केरल की जीवन रेखा मानी जाती है और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और केरल की पहली या केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम है भरतपुछा, जिसको पोनानी नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लूनी नदी। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। प्रश्न आता है कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम है लूनी नदी, इसलिए इसे अंतस्थली नदी की श्रेणी में रखा गया। अंतस्थली वे नदियां होती हैं जो सागर में ना गिरकर धरातल पर ही कहीं पर समा जाती हैं, जैसे सरस्वती नदी को भी अंतस्थली नदी के रूप में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं अटल सुरंग। अटल सुरंग अवस्थित है, तो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में अवस्थित है और ये जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उसका याद करने का ट्रिक है, रोहित बड़ा वाला सिप हिमा का है, रोहित बड़ा वाला सिप हिमा का है। रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बड़ा से हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा और सिप से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। और ये जो सिपकिला दर्रा है यहीं से सतलुज नदी निकलती, हिमा से हिमाचल प्रदेश, और हिमा दास को डींग एक्सप्रेस कहा जाता है। अभी देखिए हाल ही में कल फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले भारत के सबसे तेज धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। फिर बात करते हैं नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दर्रा से ही पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती थी, लेकिन अब इस समय इसको बंद कर दिया गया है। तो अब लिपुलेख जो दर्रा है उत्तराखंड का, वहाँ से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। जो उत्तराखंड में दर्रे हैं उनका नाम है माना नीति का लेख लेकर उतरी दर्रे में। तो माना दर्रा हो जाएगा, नीति दर्रा हो जाएगा लेख से, लिपुलेख दर्रा उतरी दर्रे में, तो उतरी से उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए यदि आपको दर्रे के विषय में मैं वही कहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उन सब के विषय में मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे जियोग्राफी के तो वहाँ से देख सकते हैं। साइंस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लीजिए। फिर बात करते हैं बनिहाल दर्रा। तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और यहीं पर जवाहर सुरंग अवस्थित है जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। और फिर बात करते हैं जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जोजिला दर्रे में ही विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग अवस्थित है जिसकी ऊंचाई है 5325 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1D है जो लेह में अवस्थित है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो उसका नाम है NH-47A जिसकी लंबाई है आपका 6 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये है वेम्बनाड के जो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील के बेलिंगटन द्वीप में केरल में अवस्थित है। और इसके बाद में आप लोग देखिए NH-47A का लंबाई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद ये देखिए जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं तो उनको याद करने का तरीका है बन्नी बाबू पंजाल जो जिला है जम्मू का, बन्नी से बनिहाल दर्रा, बाबू से बुरजिल दर्रा, बन्नी बाबू, पंजाल से पीर पंजाल दर्रा और जो जिला से जो जिला दर्रा, ये सभी कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। फिर बात करते हैं धान की डलियाँ किसे कहते हैं। तो जो धान की डलियाँ हैं छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान की डलियाँ कहा जाता है और उत्तर प्रदेश को गन्ना का कटोरा कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो
क्षेत्रफल पर चावल की खेती किए जाने वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश है। और जो ग्रीन गोल्ड है ये चाय की उन्नत किस्म है, और एक कल्याण गोल्ड होता है वो गेहूं का उन्नत किस्म होता है। और कृष्णा, पद्मा, जया, पूसा ये सभी चावल की उन्नत किस्में होती हैं। अब देखिए सफ़ेद सोना क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का खरगोन जिला जो होता है इसे सफ़ेद सोना क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और यदि झूठा सोना की बात किया जाएगा तो केमिस्ट्री में जो आयरन सल्फाइड होता है उसे झूठा सोना कहा जाता है। तो देखिए वीडियो के संबंध में आप यदि अपना कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है। अपने दोस्त से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।